रतन टाटा का नाम ही इंडियन इंडस्ट्री का दूसरा नाम है। वो एक दूरदर्शी लीडर हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी बना दिया। टाटा जी का सफर एम्बिशन, इनोवेशन और कंपैशन से भरा हुआ है। वो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। टाटा जी की कहानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई है। उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। उस समय इंडिया एक नए मोड़ पर था। टाटा जी ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में ग्रुप को आगे बढ़ाया और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिससे टाटा एक ग्लोबल नाम बन गया। उनका नेतृत्व बोर्डरूम से भी आगे तक था। वो कंपैशन की शक्ति को समझते थे और समाज को वापस देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके फिलैंथ्रोपिक कार्यों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। उनके विजन ने इंडस्ट्रीज को बदल डाला और कम्युनिटीज को एम्पावर्ड बनाया। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और उथल पुथल दोनों से भरा था। अमीर और प्रभावशाली टाटा परिवार में जन्मे उन्होंने एक आरामदायक परवरिश का आनंद लिया। हालांकि जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। यह एक बहुत ही भावुक अनुभव था जिसने उनके दुनिया के नजरिए को बदल दिया। अपनी निजी जिंदगी में उथल पुथल के बावजूद टाटा ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि विकसित की। इसी जुनून ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रेरित किया। कॉर्नेल में टाटा ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया और अमेरिकी जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और फिर लॉस एंजल्स में जोन्स एंड एमंस में कुछ समय के लिए काम किया। इस अनुभव ने डिजाइन और इनोवेशन के लिए उनके जुनून को और बढ़ा दिया। हालांकि उनका दिल भारत में ही लगा रहा। 1962 में वो टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुंबई वापस आ गए। इस फैसले ने बिजनेस की दुनिया में उनके असाधारण सफर की शुरुआत की। भारत लौटकर रतन टाटा सीधे लीडरशिप की भूमिका में नहीं आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की। यह अनुभव अमूल्य था क्योंकि इससे उन्हें ग्रुप के कामकाज की प्रत्यक्ष समझ मिली और उनमें श्रमिकों के प्रति गहरा सम्मान पैदा हुआ। टाटा ग्रुप में टाटा के शुरुआती साल सीखने और विकास के थे। उन्होंने विभिन्न डिविजन्स में काम किया और नीचे से लेकर ऊपर तक व्यापार की बारीकियां सीखी। उन्होंने अपने काम के प्रति समर्पण और लगन से अपने सीनियर्स को प्रभावित किया। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया, जो उस समय संघर्ष कर रही थी। टाटा ने अपने नए विचारों और रणनीतिक सोच से कंपनी को पलट दिया। नेल्को में उनकी सफलता ने उनकी काबिलियत को साबित कर दिया और उन्हें टाटा ग्रुप के भविष्य के लीडर के रूप में चिन्हित किया। इसने उनके लिए आने वाले वर्षों में और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। 1991 में रतन के चाचा और टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने रतन को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस फैसले पर कुछ लोगों को संदेह हुआ क्योंकि कुछ ने रतन के अनुभव पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपने संदेह करने वालों को गलत साबित कर दिया। रतन टाटा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर टाटा ग्रुप की कमान संभाली। भारत आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था और टाटा ने आगे आने वाले अवसरों को पहचाना। उन्होंने साहसपूर्वक ग्रुप को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया और वैश्वीकरण और नवाचार को अपनाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उन्होंने ग्रुप को सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और खुदरा जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी के माध्यम से समूह की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। टाटा का विजन स्पष्ट था, टाटा को एक वैश्विक शक्ति बनाना। उन्होंने समूह के भीतर नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को स्थापित किया। अपनी टीम को बड़ा सोचने और बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व ने समूह को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। भाग 5, एक सपने का जन्म। टाटा नैनो और किफायती नवाचार। टाटा नैनो नवाचार
और सामर्थ्य का प्रतीक थी। टाटा ने लाखों भारतीयों के लिए एक कार का सपना देखा था। दुनिया की सबसे सस्ती कार की कीमत यह क्रांतिकारी थी। नैनो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के बारे में थी। 2008 में लॉन्च किया गया। इसने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। इसने किफायती परिवहन को फिर से परिभाषित किया। भाग 6, क्षितिज का विस्तार, वैश्विक अधिग्रहण और भागीदारी। रतन टाटा समझ गए थे कि 21वीं सदी में टाटा समूह को वास्तव में आगे बढ़ने के लिए वैश्विक मंच को अपनाना होगा। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने समूह के वैश्विक पदचिह्न का काफी विस्तार किया। इन कदमों ने उनके व्यावसायिक कौशल और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली टी, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर सहित कई हाई प्रोफाइल अधिग्रहण किए। ये अधिग्रहण केवल ब्रांड हासिल करने के बारे में नहीं थे, वे विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और नए बाजारों तक पहुंच हासिल करने के बारे में थे। अधिग्रहण के प्रति टाटा का दृष्टिकोण उन कंपनियों की सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता की विशेषता थी, जिन्हें उन्होंने हासिल किया था। उनका मानना था कि इन ब्रांडों की विरासत और मूल्यों को संरक्षित करते हुए उन्हें टाटा परिवार में एकीकृत किया जाए। इन वैश्विक उपक्रमों ने न केवल टाटा समूह के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता हासिल की, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। रतन टाटा के दृष्टिकोण ने समूह को एक भारतीय समूह से एक बहुराष्ट्रीय निगम में बदल दिया, जिसकी 100 से अधिक देशों में उपस्थिति है। भाग 7, व्यवसाय से परे, परोपकार के लिए एक दिल। रतन टाटा की विरासत व्यवसाय से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह परोपकार के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि समाज को वापस देना चाहिए। उनके प्रयासों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत शामिल है। वह स्थायी समाधानों के साथ समुदायों को सशक्त बनाता है। उनका दृष्टिकोण सक्रिय जुड़ाव के बारे में है। टाटा ट्रस्ट के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। इन ट्रस्टों ने भारत में सामाजिक विकास का नेतृत्व किया है, वैश्विक मान्यता अर्जित की है